तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस दक्षिण अफ्रीका से भारत आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद देखते हैं कि स्थिति उतना अच्छा नहीं है। साउथ अफ्रीका में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ प्रॉब्लम चल रहा था। उसको वो अपने सत्याग्रह का टेक्निक से वहाँ पे सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। यहाँ आने के बाद देखते हैं कि यहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इंडिया के लोग उतने अच्छे स्थिति में नहीं हैं, लेकिन उनको यहाँ का कोई विचारधारा समझ में नहीं आता है। उनका जो अपना सत्याग्रह वाला विचारधारा है वो यहाँ किसी से मैच नहीं करता है। वहाँ इनको ना नरम दल समझ में आ रहा है ना गरम दल समझ में आ रहा है, और ये सोच रहे हैं कि हम अभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो भी मेरा विचारधारा को मानेगा उस विचारधारा के हिसाब से हम जाएंगे, या मेरे विचारधारा से मेल करते हुए जो भी रहेगा उनको हम सपोर्ट करेंगे। तो उसी समय होता है क्या, 1917 का समय है। उस समय बिहार का एक चंपारण जिला होता है। वहाँ पे क्या होता है, 1 बीघा में समझिए 20 कट्ठा जमीन होता है। तो वहाँ कहा जाता है कि आप लोग 3 कट्ठा में नील का खेती कीजिए। या आप लोग भी सुने होंगे, इसी पद्धति को 3 कट्ठिया पद्धति कहा जाता है कि आपके 20 कट्ठा के जमीन में 3 कट्ठा में आपको नील का खेती करना है। अब देखिए वहाँ पे इसके वजह से किसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा, आप नील का खेती करवा रहे हैं, उसका उपज करवा रहे हैं, जो हमको उसका खेती करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है, आपके ज़रूरत के हिसाब से हम कर रहे हैं, और दाम भी आप दे रहे हैं अपने हिसाब से, फिर लगान भी आप ले ही रहे हैं बहुत ज़्यादा से, और विभिन्न प्रकार का कर ले रहे हैं। यहाँ तो लोगों को बहुत परेशानी था, ये लोग कह रहे हैं पर कोई मान नहीं रहा है, कोई कुछ हो नहीं रहा है। तो देखिए धीरे धीरे फिर क्या होता है, 19वीं शताब्दी का जब अंत होने लगता है तो जर्मनी में जो है रासायनिक कलरों का विकास हो जाता है। तो उसके वजह से अब वहाँ पे नील का कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है। तो उधर जब नील का डिमांड खत्म हो गया, नील का डिमांड नहीं है, तो यहाँ उसका पैदावार करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ जो लोग हैं जो नील का पैदावार करवा रहे हैं, वो लोग इस मौके का भी पूरा अच्छे से फायदा उठाते हैं। वो बोलते हैं, देखिए उनका कहना रहता है कि आप एक काम करो, आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट था नील वाला 3 कट्ठा पे करने का, वो आप लोग को हम कैंसिल करा देंगे। उसके बदले में आपको जो लगान दे रहे थे वो लगान का दर और बढ़ाना होगा, आपको और अलग अलग तरह का टैक्स देना होगा, और जो उत्पाद आप करोगे उसको जो हम रेट फिक्स करेंगे उसी रेट पे आपको वो उत्पाद बेचना होगा। जैसे मान लीजिए ये घड़ी जो हम पहने हैं, ये इसको बनाने में इसका प्रोडक्ट कॉस्ट लग गया 1500 रुपया, लेकिन हम कह रहे हैं क्या, नहीं हमको ये 500 रुपया में चाहिए, आपको 500 में बेचना होगा। तो ये बताइए अत्याचार है कि नहीं। इस तरह का चल रहा था, छोटा मोटा आंदोलन बिहार में हो रहा था, लेकिन उसका कोई खासा प्रभाव दिख नहीं रहा था। और गांधी जी यहाँ इंडिया आ चुके थे। तो बिहार के एक आंदोलनकारी थे राजकुमार शुक्ल जी, उनको लगता है कि अब गांधी जी को बुलाना चाहिए, वही कुछ हमारा समस्या का हल कर पाएंगे। तो राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी को यहाँ बुला लेते हैं बिहार। अब जब राजेंद्र प्रसाद लोग के साथ यहाँ गांधी जी आ जाते हैं बिहार, तो चंपारण जब जाते हैं तो वहाँ का जो लोकल प्रशासन है वो सुन के रखा था कि गांधी जी हैं, तो साउथ अफ्रीका में बहुत सारा कांड किए हैं, यहाँ आ जाएंगे तो हम लोग को प्रॉब्लम देंगे। इसलिए वो क्या करता है, वो बोलता है कि आपको यहाँ जाने का अलाउ नहीं है, आप यहाँ नहीं जा सकते। कोई भी रीजन देके, जैसा तैसा रीजन देके बोलते हैं आपको वहाँ आना अलाउ नहीं है। तो गांधी जी बोलते हैं नहीं, हम तो आएंगे, हम अपना सत्याग्रह पद्धति से अपना आपका विरोध करेंगे, आपको जो करना है करिए, जो हमको सजा देना है दीजिए, आप हमको जेल में डालिए, मारिए, ताना यातना दीजिए, जो करिए करिए, हम आएंगे। तो फिर था करके प्रशासन समझ जाता है कि इतना मतलब ढीठ किस्म का इंसान है, ये तो मानेगा नहीं, तो इसको चलो आने देते हैं। एक छोटा मोटा एक कमेटी बना देता है, और उस कमेटी में महात्मा गांधी जी को भी रखता है। तो कमेटी वाले को महात्मा गांधी जी मनाने में देखिए सफल हो जाते हैं कि 3 कट्ठिया पद्धति जो था वो गलत था, और यहाँ पे जो भी कर इन लोग से मनमाना ढंग से लूटा गया है वो भी गलत था। तो होता क्या है, बोलते हैं आप 3 कट्ठिया पद्धति को बंद कर दो, और जो भी कर वर लिए हो, जो भी ज्यादा वसूली कर लिए उसको लौटा दो। तो इनका बात लोग वहाँ मानते हैं, और मानने के बाद 3 कट्ठिया पद्धति बंद हो जाता है, और कुछ हिस्सा कर का इन लोगों को वापस कर दिया जाता है। तो इसको आप लोग समझ लीजिए कि ये हमारे इंडिया का महात्मा गांधी द्वारा किया गया प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। क्यों था, क्योंकि वो विनय के साथ बोल देते हैं कि भाई हम यहाँ से नहीं जाएंगे, आपको जो करना है कर लो। तो उसी से उन लोग हारते हैं, और जब वो पहला स्टेप में हारते हैं तो फिर गांधी जी कमेटी में घुस जाते हैं और अपना बात को मनवा लेते हैं। तो यहाँ इनका सबसे पहला जीत यही हो गया, और यहाँ जो भी गांधी जी अपना सत्याग्रह का टेक्निक जो इनको लगता था कि सही है, तो उनका यहाँ भी सही प्रूफ हो जाता है। तो चलिए हम लोग अगला पॉइंट पे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, ये जो अभी हम आपको बता रहे थे, ये चंपारण सत्याग्रह का बात था जो 1917 में हुआ था। अब 1918 में क्या होता है, अहमदाबाद में मिल मजदूर में और मिल मालिक में, मतलब पट्टा नहीं, मतलब ऐसा बात हो जाता है कि मजदूर लोग कहता है कि हमको प्लेग बोनस चाहिए, तो कितना चाहिए, 50% चाहिए, और मिल मालिक कहते हैं कि नहीं उतना तो नहीं देंगे, तुम लोग बोलेगा तो 20-25% कुछ हम दे देंगे। तो गांधी जी बोलते हैं चलो हम वहाँ तो कर दिए हैं, थोड़ा सा हमको सक्सेस मिला, अब यहाँ भी हमको आजमाते हैं अपना सत्याग्रह का टेक्निक को। वो यहाँ फिर से आते हैं और आकर के बोलते हैं, मिल मजदूर को समझाते हैं कि तुम लोग एक काम करो, अपना बात पे एकदम अडिग रहो,
तुमको यह हिंसा का प्रदर्शन नहीं करना है, बात में अडिग रहना है, और तुम लोग अपना जो बोनस का डिमांड है इसको 50% नहीं करो, 35% करो। तो वहाँ भी सब मिल मजदूर के साथ में मिल करके ये बोलते हैं कि हम चलो तुम लोग के लिए अनशन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। तो इंडिया में उनका ये पहला भूख हड़ताल हो जाता है। आप लोग देख चुके हैं चंपारण में उनका क्या हुआ था, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, और अहमदाबाद में क्या है, मिल मजदूर लोग के साथ उनका पहला भूख हड़ताल था। तो इनका ये भूख हड़ताल भी सक्सेस हो जाता है और कह दिया जाता है कि ठीक है भैया, कमेटी वमेटी बैठा करके हम आपको जितना आप मांग रहे हैं ना 35%, आपको हम 35% बोनस दे देंगे। तो ये गांधी जी का हमारा लगातार दूसरा जीत हो जाता है सत्याग्रह का उनका। गांधी जी का मनोबल और बढ़ जाता है। तो 1918 का ही वाकया है, खेड़ा में, गुजरात का खेड़ा नाम का जगह है, वहाँ क्या है, वहाँ पे फसल ना अच्छे से होता नहीं है, बर्बाद हो जाता है। लेकिन वहाँ कहते हैं कि नहीं, आपको राजस्व टैक्स जो है आप जो पे करते हैं वो तो आपको पे करना ही है। लेकिन नियम के अनुसार ऐसा था कि अगर आपका 1/4 फसल में जो होने का है अगर वो भी नहीं हुआ है तो आपको टैक्स नहीं देना है। लेकिन वो लोग बोल रहे नहीं, हम ये सब नहीं मानेंगे, आपको भाई टैक्स पूरा का पूरा देना ही होगा। तो इन लोग उसका विरोध करते हैं। तो वो लोग और उसमें सख्त हो जाता है कि जो टैक्स नहीं देगा उसका हम जमीन जब्त कर लेंगे, उसका खेत खलिहान मवेशी जब्त कर लेंगे, और उसका जो भी घर है वो हम कुड़की कर देंगे। और वो लोग ऐसा करता भी है। तो वहाँ का आंदोलनकारी लोग मिलके, और गांधी जी उस समय आपका वो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे वहाँ पे जो वकालत कर रहे थे, वो भी आंदोलन से जुड़े हुए थे। वो लोग सब मिल करके क्या करते हैं, गाँव गाँव जाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि आपको सहयोग नहीं करना है, आपसे जो भी टैक्स मांगा जा रहा है आपको टैक्स नहीं पे करना है, किसी तरह का कोई सहयोग नहीं करना है। तो ये उनका तीसरा हो गया। पहला तो उनका जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो हो ही गया, सक्सेसफुल हो गया। भूख हड़ताल भी उनका सक्सेसफुल हो गया। अब इनका ये तीसरा असहयोग आंदोलन था, असहयोग करने बोलते हैं, और ये भी धीरे धीरे करके इनका फुल फ्लेज्ड में आंदोलन बढ़ जाता है। और बढ़ने के बाद वहाँ का सरकार भी मान लेता है, प्रशासन मान लेता है कि चलो अब इन लोग को हम दबा नहीं सकेंगे, क्योंकि बहुत सारा अत्याचार करने का कोशिश किया, मवेशी हथिया लिया, जमीन हथिया लिया, उसका घर कुर्की कर दिया, लेकिन फिर भी इन लोग रुकता नहीं है। तो उन लोग भी मान मनोबल करके बोलता है ठीक है, आप लोग का फसल नष्ट हो गया, आप लोग को टैक्स नहीं देना होगा, 1 साल तक का आपका पूरा टैक्स माफ है, पूरा कर माफ है, और अगले साल से आप लोग को दर कम करके टैक्स देना है। तो ये आप देख लीजिए 2 साल के अंदर गांधी जी 3 आंदोलन करते हैं और तीनों में सफल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं गांधी जी जो अपना सत्याग्रह वाला टेक्निक जो था वो साउथ अफ्रीका में अप्लाई करके यहाँ भी लेके आए थे, वो उनका सक्सेसफुल यहाँ पे लगातार 3 बार हो गया 2 साल के अंदर। कब 1917 में और 1918 में। 1917 में कहाँ हुआ था, चंपारण में, बिहार का चंपारण जिला में, और 1918 में कहाँ, अहमदाबाद में मिल मजदूर के लिए, और खेड़ा में वहाँ का किसान के लिए। ठीक है, तो ये 3 ऐसा आंदोलन था जो आपका बेसिक है, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है मॉडर्न हिस्ट्री का लेसन्स में। इससे बनने वाले बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे, सारा का सारा एमसीक्यू क्लियर करवा देंगे। अगर कोई भी 1 डे एग्जाम है, वो 1 डे एग्जाम में किस तरह का एमसीक्यू पूछ सकता है उसमें, वो सब हमको बता देंगे। ज़्यादा एमसीक्यू उसमें रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी ये आपको जानने और समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आप किसी भी क्लास में हो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हुआ है। अब आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे साथ आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।